नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एक पाठ के बारे में जिसका नाम है चीफ की दावत और इस पाठ को लिखने वाले हैं श्री भीष्म साहनी जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पाठ के हम लोग कौन कौन से बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो ये कुल 10 बिंदु है जिस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चीफ की दावत पाठ का उद्देश्य क्या है। अर्थात हम लोग जब इस पाठ को पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद हम लोगों को किन किन चीज़ों की जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम लोग रिश्तों की अहमियत का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात रिश्तों की क्या अहमियत होती है इसके बारे में हम लोग जान सकेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार के दिखावटीपन का वर्णन। मध्यम वर्गीय परिवार अर्थात मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसमें तरह तरह के दिखावटीपन या खोखलेपन का वर्णन हम लोग यहाँ पाएंगे। माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का सजीव चित्रण इस पाठ में हम लोगों को मिलेगा। बुजुर्गों को बोझ समझने वाले परिवार का दर्शन हम लोग साक्षात रूप से कर पाएंगे। शहरी संस्कृति में बढ़ते अवसरवादिता का नग्न रूप हम लोगों को इस पाठ में देखने को मिलेगा। अर्थात ये जो सिटी या मेट्रो सिटी का जो कल्चर होता है उसमें अवसरवादिता अर्थात मौका परस्ती जो होती है उसका नग्न रूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। संकीर्ण मानसिकता के साक्षात दर्शन हम लोगों को यहाँ होंगे। संकीर्ण मानसिकता अर्थात नैरो माइंडेडनेस। अब हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। तो देखिए भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये हिंदी के श्रेष्ठ प्रगतिशील लेखक हैं। आप मध्यम वर्गीय मानसिकता के निरूपण में विशेष रूप से यशस्वी रहे हैं। आपका दृष्टिकोण समाजोन्मुख है क्योंकि इनका चिंतन समष्टिगत चेतना से प्रेरित है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, ये देख लीजिए। भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वांगचू, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, हानुस और तमस पर सन 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं कथासार पर। इस पाठ का संक्षिप्त कथासार मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए ताकि ये पाठ का कथासार आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाए। मिस्टर सामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। अपनी तरक्की के लिए अपने चीफ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे उन्हें अपने घर दावत पर आमंत्रित करते हैं। उनके चीफ एक अमेरिकन व्यक्ति हैं, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर का पूरा वातावरण उसी के अनुरूप प्रस्तुत करने के लिए सामनाथ और उनकी पत्नी तरह तरह की युक्तियों और उपायों में लगे हुए हैं। कहाँ, क्या, कब, कैसे रखना है, कैसे लगाना है, कैसे सजाना है, इसकी व्यवस्था बड़े ही ठोस तरीके से की जा रही है। इनका सारा समय इसी तैयारी में व्यतीत हो रहा था कि अचानक माँ का ध्यान आते ही दोनों पात्र बेचैन हो उठते हैं। माँ बूढ़ी हो गई है, अतः चीफ के सम्मुख उनका आ जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अपनी बूढ़ी माँ को कभी कोठरी में, कभी बरामदे में, तो कभी उनकी सहेली के पास भेजे जाने के प्रस्ताव एक एक करके नकारे जाते हैं। अंततः यह निश्चय किया जाता है कि माँ बेटे की पसंद के कपड़े पहनकर जल्द ही खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाएं और साथ ही ध्यान रखें कि वे सोए नहीं क्योंकि उन्हें खर्राटे लेने की आदत है और यह माहौल को किरकिरा कर सकता है। डरी सहमी सी माँ बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करती है। वह गांव की रहने वाली एक अनपढ़ औरत है जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। शर्मीली, लजीली, धार्मिक विचारों वाली माँ को कुर्सी पर बैठने का ढंग सिखाया जाता है क्योंकि अगर कहीं गलती से चीफ साहब का माँ से सामना हो जाए तो सामनाथ को शर्मिंदा ना होना पड़े। दावत के दिन साहब और उनके सभी साथी लगभग 8 बजे तक पहुंच गए। दावत के दौरान जब व्हिस्की का दौर चलने लगता है तब दफ्तर में रौब रखने वाले साहब यहाँ पूरी तरह से मुक्त व्यवहार करने लगते हैं।
पीना पिलाना समाप्त होने पर सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर जा रहे थे कि अचानक सामने कुर्सी पर बैठी सोती हुई माँ सामने पड़ गई। माँ पर बेटे को बहुत क्रोध आया, पर मेहमानों के सामने कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। सामनाथ साहब के लिए परेशान हो रहे थे, पर साहब तो अलग ही प्रकृति के व्यक्ति निकले। उन्होंने माँ से हाथ मिलाया, माँ से गाना सुना। विदेशी साहब के इस उन्मुक्त व्यवहार के कारण देसी साहब भी माँ को उसी दृष्टि से देखने लगे, पर माँ लज्जा के कारण अपने में सिमटती जा रही थी। साहब के कहने पर उन्होंने एक पुरानी फुलकारी भी लाकर दिखाई। माँ के इस कार्य से प्रसन्न साहब चाहते हैं कि माँ उनके लिए भी एक नई फुलकारी बनाकर दें। हिचकिचाते हुए माँ उनके इस अनुरोध को स्वीकार करती हैं। बेटे की तरक्की का प्रश्न है, इसलिए आंखों की रोशनी कम होने पर भी इसके लिए प्रयत्नशील होने का वायदा करती है। वे तो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाना चाहती थीं, पर इस परिस्थिति में उन्हें अपने इस इरादे को बदलना पड़ा। इसके बाद सामनाथ निश्चिंत होकर पत्नी के साथ अपने कमरे में चले गए और माँ भी चुपचाप अपनी कोठरी में लौट आई। तो ये था इस कहानी का कथासार। अब हम लोग आ जाते हैं कथानक की समीक्षा पर। कथानक अर्थात प्लॉट, ये जो कहानी है उस कहानी का जो प्लॉट है उसकी समीक्षा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, चीफ की दावत कहानी का कथानक सुसंगठित और सुव्यवस्थित है। इसका कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। बेटे के साहब घर में डिनर पर आने वाले हैं। घर की व्यवस्था करते हुए अचानक बेकार सी पड़ी हुई माँ की व्यवस्था में दोनों पति पत्नी चिंतित हैं। माँ चीफ के सामने न आ पड़े, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था करने के बाद भी वह अचानक चीफ के सम्मुख आ जाती है। संयोग से परिस्थिति बदल जाती है और व्यर्थ सी माँ काम की वस्तु बन जाती है और साहब की प्रसन्नता का कारण भी। लेखक ने इस कथासार की प्रस्तुति अत्यंत वास्तविक, रोचक और आकर्षक ढंग से की है। कहानी का प्रत्येक वाक्य जिज्ञासावर्धक है, जो पाठकों को आगे पढ़ने और उत्तरोत्तर घटना जानने की इच्छा को बलवती करता जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं पात्र परिचय पर। इस कहानी में मुख्य रूप से सामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी माँ ही मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। सबसे पहले हम लोग सामनाथ के चरित्र चित्रण पर विचार कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सामनाथ एक ऐसा पात्र है जो सामाजिक और आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है। वह स्वयं को आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चीफ को दावत पर बुलाना, उसे उत्कृष्ट कोटि का भोजन खिलाकर प्रमोशन के लिए अवसर पाने की इच्छा उसके चरित्र के लचीलेपन की ओर संकेत करती है। अपनी इस लौकिक उन्नति की इच्छा की पूर्ति के लिए वह हर बाधा को किसी भी कीमत पर दूर करने के लिए तैयार है। घर के फालतू सामान सी माँ को कैसे दृष्टि से ओझल किया जाए, इसकी हर संभावना उसके मन में कौंधती है। उनकी पत्नी भी उनके इस कार्य में उनकी तत्परता से मदद करती है, पर जब यही माँ चीफ के आकर्षण का कारण बन जाती है तो वह उसे गाना गाने और फुलकारी बनाकर देने के लिए विवश करता है। दृष्टि कमजोर होने पर भी वह माँ की ओर से साहब से वायदा करता है, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। इस रूप में सामनाथ आज के समय के उस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो अपने स्वार्थ में पूरी तरह अंधा हो चुका है। अब आते हैं हम लोग दूसरे कैरेक्टर पर, जो है सामनाथ की पत्नी। सामनाथ की पत्नी के चरित्र चित्रण में लेखक ने अधिक रुचि नहीं दिखाई है। वह एक सहायक पात्र में चित्रित है। घर की सजावट में पति की सहायता करना, आमंत्रित मेहमानों की देखभाल करना ही मानो उसका कर्तव्य है। वह किसी भी रूप में माँ बेटे के बीच में नहीं आती। पति के प्रत्येक कार्य में मानो उसकी सदैव ही मूक स्वीकृति है। और अब आते हैं हम लोग तीसरे पात्र पर, जो है इस कहानी का केंद्रीय पात्र माँ। प्रस्तुत कहानी का केंद्रीय पात्र माँ है। वह एक लज्जाशील और अनपढ़, गांव की सीधी सादी, भोली भाली एक ऐसी स्त्री है जो सदैव कर्तव्यों के प्रति सजग रही है। वह अपने अधिकारों को, जिसने उसे कभी जानने की चेष्टा ही नहीं की है, वह ममता की साक्षात मूर्ति है। जीवन भर उसने सदैव अपने बेटे सामनाथ के बारे में ही सोचा और
उसके लिए अपना हर पल समर्पित किया है। बेटे की पढ़ाई के लिए उसने अपने गहनों को भी बेच दिया था, पर उसके इस त्याग के बदले में मिली उसे एक कोठरी, जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ता है। वह दिन रात उस कोठरी में बैठी माला जपती है, और कभी दिल भर आता है तो आंसू बहा लेती है। जीवन में अच्छा खाने पहनने की इच्छा किसे नहीं होती। माँ की ये सभी इच्छाएं बेटे के सुख के मार्ग में शहीद हो गईं। मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। यह संवाद माँ के मन की कसक, उसकी अतृप्त आकांक्षाओं का प्रतीक है। वह त्याग की एक ऐसी मूर्ति है जो मौन रहकर सब कुछ सह रही है। अब हम लोग आज आते हैं पाठ से जुड़े एक चित्र पर। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही है फुलकारी, और पंजाब में ये फुलकारी बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जाता है। पंजाब की स्त्रियां इसे अपने घरेलू काम के रूप में करती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग संवाद पर। संवाद योजना। कहानी की संवाद योजना अत्यधिक प्रभावोत्पादक और वास्तविकता के काफी निकट है। यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। माँ, हाथ मिलाओ। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। तो इस तरीके की संवाद योजना इस कहानी को और भी उत्कृष्ट कोटि का बनाती है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के संवाद सजीव और सारगर्भित हैं। साथ ही माँ की मानसिक हलचल उनके संवादों के माध्यम से हुई है। मनोविज्ञान का सहारा लेकर लिखे गए इन संवादों में सर्वत्र ही पात्रानुकूलता है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है भाषा शैली। भाषा शैली देखिए, लैंग्वेज स्टाइल। चीफ की दावत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की समृद्ध भाषा इंग्लिश, जिसे हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा सहज, सरल और अद्वितीय गहनता लिए हुए है। शब्दों में व्यवहारिकता और भावुकता तो है ही, साथ ही लाक्षणिकता से भी सुसज्जित है। लेखक ने प्रायः बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले उन अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा आदि के उन सभी शब्दों को यथोचित रूप में अपनाया है, जो प्रायः मध्यवर्गीय हिंदी भाषा जनता में प्रचलित है। इतना अवश्य है कि लेखक ने उन शब्दों का अर्थ भी प्रस्तुत करके पाठकों को सहज होने में सहायता की है। जैसे मुकम्मल, ड्रिंक, अड़चन, अवाक, साक्षात, रौ, रोब आदि शब्द कहानी को उतार चढ़ाव व सार्थकता प्रदान करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष वाले उद्देश्य पर, अर्थात इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, कहानी का उद्देश्य मशीन बनते मानवों में मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करना ही इसका मूल उद्देश्य है। पद, पावर, पैसा, पोजीशन के पीछे पागल इस दुनिया को रिश्ते की अहमियत से रूबरू करवाना और सभी के हृदय में प्रेम का कोमल संचार करना भी इस कहानी का उद्देश्य है। यहाँ गौरतलब यह है कि मिस्टर सामनाथ अपने पद में तरक्की पाने के लिए अपने अमेरिकी बॉस को प्रसन्न करना चाहता है, और इस एवज में अपनी जन्मदात्री को व्यर्थ की वस्तु मान बैठता है। सचमुच यह तो विकृत मानसिकता का ही नमूना है कि जो अपना है उसे अपना न बना सका, और जो पराया है उसे अपनों से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी प्रमोशन के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं रह गया कि जिस दिन घर में मांसाहारी भोजन बनता है उस दिन उनकी माँ खाती भी नहीं है, और न ही उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की गई है। धिक्कार है प्रमोशन पाने की इस घटिया तरकीब पर।
अब आ जाते हैं हम लोग व्याख्या और प्रश्न पर। तो देखिए, ये दो संवाद है जो व्याख्या के रूप में अधिकतर पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। और ये व्याख्या के रूप में पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो ये सब प्रश्न हैं। जैसे देखिए, चीफ की दावत के समय माँ की मनोदशा का वर्णन कीजिए। माँ माला जपते जपते बस यही विनती कर रही थी कि बस चीफ आए, बॉस आए, साहब आए और खुश होकर जाए। चीफ और माँ की मुलाकात का वर्णन कीजिए। बड़ी ही विचित्र मुलाकात थी और इस मुलाकात की वजह से ऐसा माना जाता है कि सामनाथ का प्रमोशन लगभग लगभग तय हो चुका। माँ को आलिंगन में भरकर सामनाथ ने क्या कहा? वो माँ के प्रति कृतज्ञ हो गया और माँ को ये कह रहा था कि माँ एक फुलकारी बनाकर दे दो। चीफ साहब पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, चीफ साहब के व्यक्तित्व को लेकर जिस प्रकार का ढांचा बनाया गया था, वास्तव में वो उससे काफ़ी अलग निकले। इसी पर विस्तृत रूप से लिखना है। सामनाथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हम लोगों ने इसे पढ़ ही लिया है। सामनाथ की माँ के स्वाभाविक गुणों का परिचय दीजिए। वो केवल अपने बेटे का भला चाहती है, कभी कोई आर्गुमेंट नहीं करती, अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ती। जैसा उसका बेटा उसे रखता है, उसे बोलता है, उसे समझाता है, वो सिर झुकाकर स्वीकार कर लेती है। सामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? उनकी सहेली के पास भेजने के लिए कहा। और इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये कुछ मुख्य प्रश्न थे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने इन 10 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।